हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो सीटीपी की क्लास कंटिन्यू करते हुए, और जिन बच्चों ने अभी भी थ्योरी क्लासेस नहीं देखी हैं जाकर थ्योरी क्लासेस देख लीजिए। और प्रीवियस ईयर के अब तक के जितने भी ऑफलाइन के पेपर हैं, आप लोग अगर नहीं मिल पाए हैं तो टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए गए हैं, आप लोग वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म, और हाँ, मैथ की टॉप 100 की चैप्टर वाइज सीरीज चल रही है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, नंबर सिस्टम आपका हो चुका है और एलसीएम और एचसीएफ चल रहा है आपका। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म प्रतिक्रिया और लक्ष्य अभिविन्यास का सही मिलाप है। ठीक है, प्रतिक्रिया और लक्ष्य अभिविन्यास का। ठीक, तो कहता है कि किसी विशेष रुचि के क्षेत्र में क्षमता में सुधार के लिए कार्य करना, महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य है। ऑप्शन नंबर ए। नगद पुरस्कार जीतने के लिए परीक्षा की तैयारी करना, परिहार उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य। उसके बाद कक्षा में यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो गया है, उन्मुख लक्ष्य महारत हासिल करने के लिए एक बार देख लेते हैं। ठीक है, आपका यहाँ पे स्लैश है और आपका है यहाँ पर स्लैश है। अब ये एक एक पॉइंट दे रखे हैं, कौन सा मिलाप ठीक है। कहता है कि विशेष रुचि के क्षेत्र में क्षमता का सुधार के लिए कार्य करना, यानी कि रुचि के क्षेत्र में। कहता है ये महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य है, तो बिल्कुल महारत हासिल करने के लिए विशेष रुचि के क्षेत्र में क्षमता में सुधार होना ज़रूरी है। फिर भी देखते हैं, कहता है कि नगद पुरस्कार जीतने के लिए परीक्षा की तैयारी करना, क्या ये परिहार उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। कक्षा में प्रथम स्थान पर प्राप्त करने के लिए किसी विषय की अतिरिक्त कक्षा लेना, परिहार उन्मुख निपुणता है, नहीं, निपुणता के लिए नहीं होता है ये। ठीक है, ये भी नहीं था आपका। दूसरों से पिछड़ा प्रदर्शन न करने के लिए कड़ी मेहनत करना, कहता है कि प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख, ये यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आएगा। कहता है कि प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य है, नहीं, मेहनत करेंगे तो प्रदर्शन थोड़ी ना होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेचीदा भी है। 12वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से अधिगम का कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि जब कुछ पढ़ाया जाए अथवा कुछ सीखने के लिए कहा जाए तो उसे अपने समग्र रूप में ही बच्चों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है, कहता है ये किसका सिद्धांत है। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत है, सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत है, अनुकरण सिद्धांत है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 12 का आप लोग आंसर दीजिए। देखिए, आपने अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत सुना होगा, कोहलर ने दिया। किसने दिया ये? कोहलर ने। अब कोहलर कहाँ के निवासी थे? अगर निवासी की बात करूँ तो ये जर्मन के निवासी थे। ये जो थे गेस्टार्डवाद के प्रमुख विचारक थे। गेस्टार्डवाद की जो शुरुआत थी वो आपकी 1912 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अब हमसे पूछता है कि अंतर्दृष्टि के सिद्धांत कहते किसे हैं। ठीक है, इनके और भी सिद्धांत हैं इनकी, तो 1912 में। और इसके जनक कौन है? मैक्स वर्दीवर हैं। ठीक है, गेस्टाल्टवाद बेटा जर्मन भाषा का शब्द है। गेस्टाल्टवाद जो है आपका जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है पूर्ण आकृति, अर्थात किसी समस्या को तभी हल किया जा सकता है जब पूरी तरह समस्या क्या हो मालूम हो। ठीक है, अच्छा, सूझ का सिद्धांत कहता है क्या है? सूझ का मतलब होता है कि अचानक ही हल ढूंढ लेना। अचानक ही हल ढूंढ लेना क्या कहलाता है? सूझ का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, इसे हटा देता हूँ। अचानक ही हल ढूंढ लेना। ठीक है, अचानक ही हल ढूंढ लेना क्या कहलाता है? आपका सूझ या अंतर्दृष्टि कहलाता है। यानी कि अधिगम को कोहलर के अनुसार एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, जिसमें क्या होता है कि अधिगमी जो होता है सीखने वाला प्रयास के साथ तत्पर और कई विकल्पों पर विचार करने के बाद अचानक ही हल ढूंढ लेता है। तो हमसे पूछा है कि कौन सा सिद्धांत बताता है कि जब कुछ पढ़ाया जाए अथवा कुछ सीखने के लिए कहा जाए तो उसे अपने समग्र रूप में ही, यानी कि उसे अपने समग्र रूप में, यानी कि पूर्णाकृति के शब्द एक बार अभी आपको बताया था, अपने सामने प्रस्तुत किया जाए। तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत आपका जो है वो यही कहता है। ठीक है, यानी कि इनके अनुसार व्यक्ति अपनी संपूर्ण परिस्थिति को अपनी मानसिक शक्ति से अच्छी तरह से समझ या सीख लेता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्वेश्चन ज़रूर आएगा, और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन की सीरीज़ भी मैं तैयार हो चुकी है, जल्दी ही करा दूंगा। लगभग 30 तारीख में कराऊंगा या पहली तारीख को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1920 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य
किसकी जानकारी देता है? देखो, मूल्यांकन शब्द का उद्देश्य मैं पहले भी बता चुका हूँ कि किसी बच्चों को पास या फेल करना नहीं होता है, ठीक है, उसके बारे में जानना होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य ये जानकारी देता है कि विद्यार्थी को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जाती है, ठीक है, कैसे सहायता दी जा सकती है। यानी कि शिक्षा में गुणात्मक सुधार एवं मूल्यांकन को व्यावहारिक बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 में व्यापक एवं प्रभावी सुधार किए गए हैं, ठीक है। यानी कि विद्यार्थी को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जाए, हो सकता है, ये मैंने बताया ना, विद्यार्थी को उसके सहपाठियों की तुलना, देखो तुलना नहीं करना है बच्चों के बीच में, विद्यार्थियों के सीखने में कमियां, बच्चों के बारे में गलत टिप्पणी नहीं चलेगी, सारे ऑप्शन कट जाएंगे आपके। रटना, देखो टैग वर्ड मिल गया। अब सपोज करो NEP 2020 के बारे में आपको पता नहीं था, फिर भी आपने क्या किया, ऑप्शन को काट के अपने उत्तर तक आप लोग पहुँच चुके हैं। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप लोग ऑप्शन को काट कर अपने उत्तर तक पहुंचिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक सहगामी अधिगम युक्ति है? 14 का आप लोगों को बताना है। कौन सी ऐसी सहगामी अधिगम युक्ति है? 14 का आप लोगों को बताना है। ढालना, सामाजिक पृथक्करण, क्रमबद्धता, पारस्परिक रूप से प्रश्न करना, ठीक है। देखो, सामाजिक पृथक्करण, समाज से जुड़कर ही बच्चा सीखता है, ये तो कट गया आपका ऑप्शन, ठीक है। देखो, शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में बालकों द्वारा प्रश्न पूछना एक प्रभावी और कक्षा को दर्शाता है, जिसमें छात्र स्वतंत्रता पूर्वक प्रश्न पूछते हैं। साथ ही ये कक्षा में छात्रों की सक्रिय भागीदारी का एक संकेतक भी है, पहले बता चुका हूँ। प्रारंभिक शिक्षा में या कक्षा में अंतर्गत बालक सर्वाधिक सहगामी अभिगमन से ही ज्ञान अर्जित करता है। इसलिए कहते हैं कि बच्चों के सामने थोड़ा सा नरमी से पेश आना चाहिए, उनके सामने थोड़ा सा टाइट होकर नहीं खड़ा होना चाहिए, वरना वो सक्रिय रूप से नहीं सीख पाते हैं और ना ही कक्षा में प्रश्न कर पाते हैं, क्योंकि वो सीख नहीं पाते, क्योंकि वो डरते रहते हैं। इसलिए पारस्परिक रूप से प्रश्न करना एक सहगामी अधिगम युक्ति होती है, ठीक है। पारस्परिक रूप से अगर बच्चा प्रश्न नहीं कर रहा है कक्षा में, तो सोचो कहीं ना कहीं आपकी कमी है, या तो आप बच्चों को डरा कर रख रहे हो। आपकी कक्षा में 2 छात्र कैसे हैं? नेत्रहीन है, ठीक है, यानी कि नेत्र से हीन, देख नहीं पाते हैं। उनको पढ़ाने के लिए आप निम्न में से किस लिपि का प्रयोग करेंगे? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सभी को पता है। नेत्रहीन छात्रों के लिए ब्रेल लिपि पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? ब्रेल लिपि द्वारा पढ़ाया जाता है, ठीक है। नेत्रहीन छात्र इस लिपि को कैसे कैसे पढ़ते हैं बेटा? छूकर पढ़ते हैं, छूकर यानी कि टच कर छूकर पढ़ते हैं, ठीक। और इस पद्धति का आविष्कार फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल ने किया था 1905 में। एक बार सन आप लोग देख लेंगे, याद नहीं है मुझे हल्की सी। और इसमें कितने बिंदु होते हैं? अगर डॉट की बात करूं तो इस लिपि में 6 डॉट होते हैं। कितने? 6 डॉट होते हैं, 6 बिंदु पर आधारित होती है। भारतीय की बात कर रहे हो, वैसे 8 होते हैं, और भारतीय लिपि में 6 बिंदु होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि यदि आप कक्षा 7th के कक्षा के अध्यापक हैं, यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर आ गया, यानी कि 6 to 8 का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। यदि आप कक्षा 6 के कक्षा अध्यापक हैं और आपकी कक्षा में नीरज एक दृष्टिबाधित छात्र है, तो आप नीरज को बहुत अच्छे से, लास्ट की थ्योरी क्लासेस में मैंने आपको पढ़ाया था, जो दृष्टिबाधित होते हैं एक अल्प होते हैं, एक पूर्ण रूप से अंधे बालक होते हैं। तो कहता है कि नीरज आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित छात्र है, तो आप क्या करेंगे? कहता है कि को निचले स्तर के कार्य करने की छूट देंगे, के माता पिता से उसे दैनिक कार्य को करने में सहायता करने को कहेंगे, ठीक। के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य CD के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। देखो, ना तो विशेष व्यवहार करना है, ना ही नीचा व्यवहार करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो यहाँ पर समावेशी शिक्षा का क्या हो जाएगा? हनन हो जाएगा, ठीक है। तो किसी को विशेष ट्रीटमेंट नहीं देना है। कहता है को निचले स्तर पर कार्य में छूट नहीं देना चाहिए। दैनिक कह रहा है कि माता पिता से उसे दैनिक कार्य को करने में सहायता करनी चाहिए। नहीं भाई, वो इतना भी बेकार नहीं है, दृष्टिबाधित है, कोई दिक्कत नहीं है। कि कक्षा के साथ सामान्य रूप से, बिल्कुल कह रहा है के साथ कक्षा में सामान्य रूप से, यानी कि जिसमें सारे बच्चे बैठे हुए हैं, हर तरीके का बच्चा बैठा हुआ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से टैग वर्ड पकड़ लिया आपने। से व्यवहार किया जाना चाहिए और उसे श्रव्य CD के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जाना चाहिए, ठीक। विशेष व्यवहार भी नहीं करना है। तो ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है बेटा? क्वेश्चन को पकड़ना है, ठीक है।
क्योंकि अगर आप लोग CD यानी कि दृश्य चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, आसानी से वो सुन सकेंगे तथा ऐसे छात्र के साथ सामान्य रूप से आप व्यवहार करेंगे, ठीक है, कोई विशेष ट्रीटमेंट नहीं देंगे, क्योंकि उसे ऐसा ना लगे कि हाँ यार वो अपंग है। विद्यार्थियों में एक संप्रदाय के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए, ठीक है, यानी कि एक संप्रदाय के अधिगम को सुसाध्य बनाना है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। सपोज कीजिए कि आपको उत्तर नहीं पता, फिर मैं वही कहता हूँ, आप लोग ऑप्शन को पढ़िए, जहाँ जहाँ ऑप्शन कट रहा है वहाँ पर काटिए आप लोग। कहता है नई जानकारी और पिछले जानकारी के बीच संबंध बनाने से बचें, और NCF ये कहता है कि नई जानकारी को पुरानी जानकारी से जोड़कर ही पढ़ाइए आप लोग, ठीक है। कट गया ऑप्शन तो को फ्री का कटा, ठीक। नियमों को समझने, अवधारणा की विशेषता को परिभाषित करने में ध्यान दें, ठीक है। 17 का आप लोग बताइए, क्या ऐसा हो सकता है कि नियमों को समझने, अवधारणाओं की विशेषताओं को परिभाषित करने में ध्यान दें। हो सकता है, थोड़ा सा ना हो सकता है हो। विषय वस्तु से संबंधित आवश्यक और गैर आवश्यक जानकारी को मिश्रित कर दें। देखो, आवश्यक और गैर आवश्यक को मिश्रित कर देंगे तो वहाँ पे खिचड़ी बन जाएगी, तो ये ऑप्शन तो आपका मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, ठीक। कहता है कि सामग्री और जानकारी को अत्यधिक मूर्त और जटिल रूप से, मूर्त तक तो ठीक है लेकिन जटिल नहीं होना चाहिए, तो ये भी कट गया, ठीक। इसलिए ऑप्शन नंबर हम 2 को चूज़ करेंगे, क्योंकि 2 थोड़ा सा यहाँ पे तो गलत लग रहा था, लेकिन जब तीनों ऑप्शन कट गए तो फिर यही होगा। नियमों को समझने में यहाँ तक भी सही है, अवधारणा की विशेषता को परिभाषित करने में यहाँ पे थोड़ा डाउट लग रहा था मुझे, लेकिन नीचे के दोनों ऑप्शन कट गए तो फिर ऑप्शन नंबर यही होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे जिसमें आपको चारों गलत लगते होंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 18। कहता है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित यानी कि सही है। स्वर्दपर्ण सिद्धांत दुखम होता है, सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत कुले ने दिया, मैं और मुझे का सिद्धांत मीड ने दिया, निश्चयंद का सिद्धांत मैक्स ने दिया, यानी कि मैक्स वर्दीवर ने दिया। क्वेश्चन नंबर 18 का आप लोग आंसर दीजिए। देखिए, सामाजिकरण से संबंधित कौन सा सिद्धांत, मैं और मुझे का सिद्धांत प्रतिपादक मीड ने दिया, अब ठीक है, बाकी यही सब सही है, ठीक है। ये किस तरीके का सिद्धांत है आपका, ये सामाजिकरण से संबंधित सिद्धांत है। कैसा है, सामाजिकरण से, सामाजिकरण से संबंधित सिद्धांत है। इसके अनुसार बेटा हर समाज में अपनी भूमिका निर्वाह करते हैं। बालकों में धीरे धीरे ये अवधारणा विकसित होने लगती है कि उसकी बातों तथा व्यवहारों का अन्य व्यक्तियों पर कैसा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इस प्रकार पड़ता है। इसमें इसके माध्यम से बालकों में मैं की भावना विकसित होती है। तो मैं समझ में आ गया आप लोगों को, विकसित होती है एवं उनका सामाजिकरण तीव्र गति से आरंभ हो जाता है। इस प्रकार उसमें मुझे की भावना का भी विकास होने लगता है। जबकि सामाजिकरण का स्वर्दपर्ण सिद्धांत जो आपका ये वाला ऊपर पहला वाला जो दे रखा है स्वर्द कूले दुखम नहीं है, यहाँ पे किसने दिया, कूले ने दिया, ठीक, ये नहीं होगा, कूले ने दिया है आपका। सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत दुर्खिम ने दिया है, यहाँ पे दुर्खिम था ये ठीक है, किसने दिया है, ये दुर्खिम ने दिया है आपका, दुर्खिम ने दिया। निस्यंदन का सिद्धांत तथा शिक्षा से संबंधित सिद्धांत लॉर्ड मैकाले ने दिया है, किसने दिया है, लॉर्ड मैकाले। तो ये चारों आपको पता चले गए, लॉर्ड मैकाले ने प्रस्तुत किया, ठीक है। 18 क्वेश्चन हो गया आपका। 19 की ओर बढ़ते हैं, प्याजे से संबंधित। प्याजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते। यह अयोग्यता किन कारकों का परिणाम होती है। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है उपकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क की अयोग्यता होती है। व्यक्तिगत कहानियाँ, विचारों की परिवर्तनहीनता, उच्च स्तरीय अमूर्त चिंतन की कमी, ठीक। देखो कहता है किसका परिणाम, किस अयोग्य, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ नहीं पाई जाती उसमें जिसकी वजह से वो क्या है, अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते। तो विचारों की परिवर्तनहीनता, यही ऑप्शन देखो, विचारों की परिवर्तनहीनता, यानी कि उनके विचार जो होते हैं परिवर्तन नहीं कर पाते हैं वो, मतलब बात को सीधा सीधा समझते हैं। यानी कि ये जो अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक चलती है, में बच्चे अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। उनकी इस अयोग्यता का प्रमुख कारक विचारों की परिवर्तनहीनता ही होगी। कैसे, इस अवस्था में बच्चे अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने में उनमें विभेद करने लगते हैं, हल्के हल्के, है ना, नई सूचनाओं और अनुभवों को संग्रह करने लगते हैं, तथा बच्चों में वस्तु स्थायित्व के गुण का क्या हो जाता है, विकास। वस्तु स्थायित्व का मतलब होता है वस्तु के न होने पर भी वस्तु महसूस होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर।
देखो ये वाली तो वैसी भी होती है, अमूर्त में पहुंच जाती है। हमसे पूर्व संक्रियात्मक में पूछा है। व्यक्तिगत कहानियाँ, ये भी नहीं होगा। उच्च स्तरीय अमूर्त चिंतन, ये अमूर्त में होता है। तो तीसरा ही ऑप्शन बचता है। यदि आप लोगों ने मेरी क्लास देखी होगी तो उसमें सारे शब्द अच्छे से समझाए थे मैंने। आपकी कक्षा में 60 बच्चे हैं जिनमें 10 बच्चों की बुद्धि लब्धि 70 से कम है, तो आप उन छात्रों को किस समूह में रखेंगे? कहता है कि 70 से कम है। बुद्धि लब्धि यानी कि बुद्धि लब्धि बालक या व्यक्ति का सामान्य योग्यता के विकास की गति बताती है। क्या बताती है? बालक के या व्यक्ति के सामान्य योग्यता के विकास की गति बताती है, जिसका फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, IQ यानी कि बुद्धि लब्धि बराबर MA/CA गुणा 100। ये फॉर्मूला होता है। MA का मतलब होता है बेटा मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100, यानी कि जिन बच्चों की बुद्धि लब्धि 70 से कम है उसे क्षीण बुद्धि लब्धि। और बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन मेरे नोट से मिला है आपको, कि ये अच्छे से कराया था मैंने, कि 70 से कम होती है उसे क्षीण बुद्धि वाले श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे छात्रों में सोचने समझने की क्षमता कैसी होती है? बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर होती है। अब देखो प्रतिभाशाली तो होगा नहीं, सृजनशील भी नहीं होगा। पिछड़ा बालक इसलिए नहीं हो सकता, पिछड़ा बालक नहीं होगा, क्षीण बुद्धि लब्धि वाला बालक होगा। तो आज के लिए इतना ही।